बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिक लोन को और स्पेसिफिक लोन जो हमने ऑब्टेन किया क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको कवर करने के बाद उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना सीखी, जो कि एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट थी, और उसके फंड्स के जरिए जो इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट हो रही थी उसको हमने उसी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये तमाम बातें हम लास्ट क्लास में सीख चुके। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने कोई लोन लिया है या फंड जनरेट किए हैं जनरली, जो कि हमारे दीगर कामों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बिजनेस का रेंट पे करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्रिएटर्स को पेमेंट करने के इस्तेमाल हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो वो हमारे वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका अगर हम कोई पोर्शन इस्तेमाल कर लेते हैं क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फिर इस केस में अब हम एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट तो उसकी लायबिलिटी पे वर्कआउट की जा रही होगी। तो इस केस में जो हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे बेटा, वो उतने पोर्शन की होगी जितना पोर्शन हमने यूटिलाइज किया होगा क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन पे। तो अब उसको किस तरह वर्कआउट करें, इसको समझ लिए। लिखा हुआ क्या है, तो पैराग्राफ नंबर 14 हमें इस बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, और वो गाइडलाइन क्या है? टू द एक्सटेंट दैट एन एंटिटी बोरोज फंड्स जनरली and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalization by applying a capitalization rate to the expenditures on that asset। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने 50 मिलियन का लोन लिया था, 50 मिलियन के लोन में से आपने 10 मिलियन खर्च किए थे क्वालिफाइंग एसेट पर और 40 मिलियन कहीं और खर्च कर दिए। तो जो आपने 10 मिलियन का एक्सपेंडिचर किया है, उस 10 मिलियन के अमाउंट पर आप इंटरेस्ट रेट अप्लाई करें, और उस 10 मिलियन के पोर्शन तक जो इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट को आप क्या करें, कैपिटलाइज करें बतौर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है ना। तो टू द एक्सटेंट दैट एन एंटिटी बोरोज फंड्स generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of the borrowing cost eligible for capitalization by applying capitalization rate। अब ये क्या है कैपिटलाइजेशन रेट? हो सकता है आपके पास एक वक्त में मुख्तलिफ किस्म के जनरल लोन्स हों। जब आपके पास जनरल लोन्स की तादाद एक से ज्यादा है, तो फिर उनके जितने भी इंटरेस्ट रेट्स होंगे, उन इंटरेस्ट का एक वेटेड एवरेज रेट निकलेगा। उस वेटेड एवरेज रेट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन रेट। क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं कि हमने कौन सा फंड इस्तेमाल किया है, वो फंड तो मुख्तलिफ लोन से जनरेट हुआ हुआ है, तो वो सारा एक जगह जमा हुआ है। तो हमने मिक्स फंड इस्तेमाल किए हैं, तो फिर हम जो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके लिए जो हमने इंटरेस्ट रेट यूज करना है इस केस में, वो भी क्या होगा, वेटेड एवरेज होगा। तो by applying borrowing cost eligible for capitalization by applying a capitalization rate to the expenditures on that asset। रेट अप्लाई करना है लायबिलिटी पे नहीं, इस केस में रेट अप्लाई करना है एक्सपेंडिचर्स पर जो क्वालिफाइंग एसेट पे इनकर हो रहे हैं। The capitalization rate shall be weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowings of the entity that are outstanding during the period। the period से मुराद मेरे नजदीक क्या, सब्सटेंशियल पीरियड है, other than the borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset। और जब भी आप, अगर आपके पास जनरल लोन के अलावा स्पेसिफिक लोन भी अवेलेबल है, तो स्पेसिफिक लोन की लायबिलिटी को, उस पर बनने वाले इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइजेशन की रेट की कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए जो आप लोन्स लेंगे, वो सारे लोन्स जनरल लोन होंगे, उन जनरल लोन्स के इंटरेस्ट होंगे, और वो जनरल लोन का इंटरेस्ट और लोन का अमाउंट क्या करेगा, आपकी बोरिंग कॉस्ट को, आपके कैपिटल रेट को वर्कआउट करके देगा। ठीक है जी। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। The amount of borrowing cost that entity capitalized during the period shall not exceed the amount of borrowing cost it incurred during that period। बड़ी सिंपल सी बात है। जनरल बोरिंग कॉस्ट पे भी तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट, जनरल बोरिंग्स पे भी तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट होगी ना। 50 मिलियन का लोन लिया है तो 50 मिलियन पे इंटरेस्ट देना है ओरिजिनली तो बैंक को, लेकिन अगर 50 मिलियन में से 10 मिलियन क्वालिफाइंग एसेट पे खर्च किए, तो सिर्फ 10 मिलियन वाले पोर्शन वाली बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। बाकी 40 मिलियन वाले पोर्शन वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज तो नहीं होगी। तो इस केस में जो आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज है, वो हरगिज हरगिज आपकी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जितना लोन होगा, उस लोन पे जो लायबिलिटी मौजूद होगी,
और जितना अरसा वो लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रही होगी उसी हिसाब से उस लायबिलिटी पे एक्चुअल इंटरेस्ट निकाला जाएगा। यानी पे तो एक्चुअल इंटरेस्ट करना है, लेकिन इस केस में एक्चुअल इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करना, कैपिटलाइज उतना करना है जितना एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है। ठीक है जनाब, बताइए वर्बली ये बात समझ में आती है? नहीं तो प्रैक्टिकली तो हम जा रहे हैं। इतना जवाब दें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको वर्बली कितनी बात समझ में आई। तो इस केस में जो आपकी कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट है वो आपकी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है ना, ये आपके सामने बात आ गई। अब इन तमाम सिचुएशंस को समझने के लिए हम एक सिनेरियो आपके सामने डील करते हैं। क्या आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, यस। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? प्लांट अंडर इंस्टॉलेशन। क्या लिखा हुआ है? प्लांट अंडर इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्लांट अंडर इंस्टॉलेशन। कितना अमाउंट? 2000। ठीक है, आई थिंक ये रुपीज इन 1000 में इट इज 2 मिलियन। हाँ, वो रुपीज का जो है ना वो सिंबल वो आगे पीछे चला गया। ओके ना। अदर एसेट्स ऑब्वियसली इसके अलावा ये आपको एक बैलेंस शीट बना के दे दी है। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी है 31 दिसंबर 2001 पर। तो 31 दिसंबर 2001 पर प्लांट अंडर इंस्टॉलेशन है कितने से? 2 मिलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतने से प्लांट पर एक्सपेंडिचर इनकर हो चुका है, इतने से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो चुका है, या एक्सपेंडिचर इनकर्ड है। तो हो सकता है एग्जामिनर हमसे सिर्फ इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एसेट साइड पर टोटल एसेट 10 मिलियन के हो गए। अच्छा, उसके बाद लोन्स हैं आपके पास। लायबिलिटी सेक्शन में एक लोन है 18% का जो कि 2 मिलियन है, एक लोन है 20% का जो कि 2.5 मिलियन है, और एक लोन है 22% का, ठीक है, कितना है? 1.5 मिलियन। टोटल लायबिलिटी आपके पास कितनी है? 6 मिलियन। अब इन तमाम चीजों के बारे में क्या लिखा हुआ है? लायबिलिटी के बाद आपकी शेयर होल्डर इक्विटी है, इक्विटी मतलब कैपिटल, कितना? 4 मिलियन। इस तरह लायबिलिटी और इक्विटी मिलकर कितना बैलेंस हुआ? 10 मिलियन। तो ये आपकी बैलेंस शीट दे दी गई। ठीक है जी। अच्छा, अब तो तफसील क्या आ रही है? बैंक लोन ऑफ 20% वॉज टेकन। जो बैंक लोन है, बैंक लोन ऑफ 20% वॉज टेकन ऑन April 30, 2001। बैंक लोन जो है 20% वाला वो कब लिया गया? 30 अप्रैल को लिया गया 2001 को। यानी कि एक लोन जो है वो कब लिया गया है? 30 अप्रैल को। अच्छा जी। अदर लोन्स वर ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर 2000, और बाकी लोन्स जो हैं वो पिछले साल से आउटस्टैंडिंग है। तो पहले ये तय कर लें कि किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड में आप ज्यादा से ज्यादा कितना इंटरेस्ट वर्कआउट करते हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाते हैं तो कितना बनाते हैं बेटा? कितने मंथ का इंटरेस्ट एक अकाउंटिंग पीरियड में ज्यादा कितने मंथ का इंटरेस्ट वर्कआउट होगा? 12 महीने का। तो वो लोन जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड से आउटस्टैंडिंग है उनका बैलेंस लास्ट ईयर के एंड पे सीडी है, इस साल के स्टार्ट पे बीडी है, और फिर वो उतना ही इस साल के एंड पे सीडी है। तो भले 20% के अलावा जो लोन्स हैं आपके पास जरा देख लें तो जो 20% के अलावा आपके पास लोन है, एक लोन है आपके पास 18% का 2 मिलियन, आपके पास लोन है 22% का। ये कहता है ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड से आउटस्टैंडिंग है, मतलब लास्ट ईयर इनका सीडी था, फिर यही बीडी बना और यही सीडी बन गया। यानी इसका मतलब क्या? ये लोन इस साल पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे हैं। जवाब दीजिए बेटा, ये लोन इस साल पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे हैं? यस और नो बोलिए। ये जो लोन्स हैं ये इस साल पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे हैं?
आप जवाब नहीं दे रहे बेटा सब लोग। सबसे पूछ रहा हूं ना बेटा, सब जवाब देना। कौन सा लोन? 18% वाला और 22% वाला। तो जरा बताइए 18% और 22% वाले लोन पे हमें इस साल कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना है, या हम पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होता है? 12 महीने का। गुड, सही, गुड। अच्छा, उसके बाद ये जो बैंक लोन है 20% वाला, ये हमने कब लिया? 20% वाला लोन हमने कब लिया? बीस परसेंट वाला लोन हमने कब लिया? 1 अप्रैल से। तो बताइए इस अकाउंटिंग पीरियड में जो कि 2001 पे एंड हो रहा है, 1 अप्रैल से लिया, 30 अप्रैल से लिया? 30 अप्रैल से लिया ना। तो अप्रैल तो खत्म हो गया ना पूरा, अप्रैल तो एंड हो गया। तो बताइए इस लोन पर 2.5 मिलियन वाले लोन पर जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो कितने मंथ्स का हुआ? मई से लेकर दिसंबर तक। जवाब दें। ऐसे ही है, 8 मंथ्स का। इसका मतलब अगर मुझे इनकी निकालनी है एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट, तो जो एक लोन है 18% वाला और 22% वाला, उनका तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पूरे पूरे साल का। सही है, यस और नो? और ये जो 2500 वाला लोन है, इनका जो इंटरेस्ट निकलेगा, जो मैं पे करूंगा इंटरेस्ट, जो एक्चुअल जिससे मैंने लोन लिया उसको मुझे कितना पे करना है? बाकी दो लोन्स का पूरे 12-12 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, अब तय क्या करना रह गया? यानी दो लोन्स पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो 12 महीने का करना है, और एक लोन पे इंटरेस्ट पे करना है 1 मंथ का, ये 8 मंथ्स का। ये तो क्लियर हो गया ना सबको बेटा? जवाब दे सब लोग। अच्छा, ओके, गुड। अब बात ये है कि ये 3 लोन्स हैं, इन 3 लोन्स को मैं स्पेसिफिक लोन मानूं, या मैं इन 3 लोन्स को मैं जनरल लोन मानूं, या इनमें से किसी एक को स्पेसिफिक मान लो बाकियों को जनरल मान लो? क्या मानूं? क्वेश्चन ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अब मेरा तासुर क्या लगता है, जरा देखिएगा तासुर क्या बनता है मेरा तासुर। बैंक लोन ऑफ 20%, सुनिए मेरी बात को, मैं हर तरह से डिस्कशन करना चाह रहा हूं। बैंक लोन ऑफ 20% वॉज टेकन ऑन April 30। बैंक लोन जो है वो 20% वाला लिया गया है 30 अप्रैल को। अदर लोन्स वर ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर 2000। तो हमने पहला एक्सपेंडिचर इनकर किया 1 मई को, 30 अप्रैल के बाद अगला दिन क्या है? 1 मई है। तो बज़ाहिर हमें ये लगता है कि ये लोन जो हमने 20% वाला लिया है वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे लिया है, प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए लिया है। क्या ख्याल है? ऐसा जाहिरन ऐसा लगता है, महसूस होता है कि भाई 30 अप्रैल को लोन लिया, 1 मई को पहली पेमेंट कर दी? जवाब दीजिए बेटा, बज़ाहिर ऐसा लगता है? तो शायद कोई मुगालता हो जाए कि भाई मैं समझू यार 20% वाला लोन स्पेसिफिक लोन है, लेकिन स्पेसिफिक लोन की मैंने आपको कुछ पहचान बताई थी। स्पेसिफिक लोन का जो साइज होगा वो कभी भी आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से एक्सीड नहीं कर सकता। 20% वाला लोन आपने लिया है 2500 यानी 2.5 मिलियन का,
उस लोन का अमाउंट कितना है, फंड कितना है, 2.5 मिलियन। जवाब दीजिए, उस फंड का अमाउंट कितना है भाई? 20% वाले लोन का अमाउंट कितना है? 2.5 मिलियन है ना, अभी तो पढ़ा हमने। और क्वालिफाइंग एसेट पर अब तक, क्वालिफाइंग एसेट पर अब तक हम कितना एक्सपेंडिचर कर चुके हैं? 2 मिलियन। तो अगर मान लें कि 2 मिलियन तक ये एक्सपेंडिचर रहेगा, उससे एक्सीड नहीं करेगा, तो फिर भी हमारे पास उस लोन के 20% वाले लोन के 5 लाख रुपए बचेंगे नहीं बचेंगे? और हमने ये सारी पेमेंट्स किसी एक लोन से फाइनेंस नहीं की, बल्कि सब लोन्स के जरिए जनरेट होने वाले फंड से फाइनेंस किए। उसमें वो 20% वाला लोन भी इस्तेमाल हुआ है, उसमें वो 22% वाला भी इस्तेमाल हुआ है, उसमें 18% वाला भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जवाब दें सब लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे क्या अज्यूम करना चाहिए 20% वाले लोन को? मुझे 20% वाले लोन को क्या अज्यूम करना चाहिए बेटा? जनरल अज्यूम करना, मतलब सब लोन्स को जनरल अज्यूम करना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये स्पेसिफिक होता तो इसकी एक और चीज दिखती मुझे। वो क्या दिखती? या तो क्वेश्चन को स्पेसिफिक बोल दे, मान लूंगा मैं, या फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं बोल रहा तो मुझे एक प्रॉपर्टी और दिखनी चाहिए। वो क्या है? कि इसके सरप्लस फंड्स को मैंने इन्वेस्ट किया होता, ताकि इसका 1 रुपया भी कहीं और खर्च ना होता। लेकिन कोई हमें सरप्लस फंड्स की बात यहां दिखाई नहीं देती। क्या ऐसा है? तो इसका मतलब ये तो तय हुआ कि तीनों लोन्स को हमने क्या माना? इन तीनों लोन्स को हमने क्या माना बेटा? जनरल मान लिया। बेहतरीन। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब अगली बात, अकाउंटिंग पीरियड कहां से शुरू है? अकाउंटिंग पीरियड कहां से शुरू है और कहां पे एंड है? 31 दिसंबर पर। अकाउंटिंग पीरियड जनवरी से शुरू है और 31 दिसंबर पर खत्म है। 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में कितना सब्सटेंशियल पीरियड है? तो सब्सटेंशियल पीरियड कहां से शुरू है और कहां पे खत्म है? क्या ये पूरे 12 महीने ही सब्सटेंशियल पीरियड है, या इस 12 महीने का कुछ हिस्सा सब्सटेंशियल पीरियड है? कितने मंथ सब्सटेंशियल पीरियड है? जवाब दें। 14 मंथ्स। कैसे बेटा बिलाल, कहां से आ गए 14 मंथ्स यार? एक अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स होते हैं बेटा? मैं सिर्फ इस अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा हूं। कहां से शुरू करें? अप्रैल से क्यों शुरू करें बेटा? पहला एक्सपेंडिचर कहां हुआ है फुजैल? मई 1 को। तो मई 1 से शुरू करते हैं। एंड कहां करें? एंड कहां रुके? नवंबर 1 पे रुके हैं, 31 दिसंबर पे रुके? जवाब दें। तो करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर। मई से लेके दिसंबर तक जो है वो पूरा पीरियड जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड है। अब आप बोलेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों? तो जरा देखे ना, आपकी जो बैलेंस शीट है वो कब बनी हुई है? 31 दिसंबर को। और वो 31 दिसंबर पे बोल रही है प्लांट अंडर इंस्टॉलेशन। तो यानी 31 दिसंबर पर भी वो आइटम स्टिल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर वो नवंबर में अवेलेबल फॉर यूज हो चुका होता तो फिर हमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के बाद उस पर 2 मंथ्स की डेप्शन भी चार्ज करनी होती। लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे डिमांड नहीं कर रहा। बैलेंस शीट डेट पर 31 दिसंबर पर उसको क्या बोला जा रहा है?
बताइए भाई सब लोग यार, रिस्पॉन्स कर दीजिए। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बारीक बारीक पॉइंट्स हैं। आप खुद देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, अंडर इंस्टॉलेशन। तो ये किस डेट पे लिखा हुआ है अंडर इंस्टॉलेशन? तो इसका मतलब ये हुआ, मानना पड़ेगा 1 मई से लेकर 31 दिसंबर जो है वो आपका क्या है, सब्सटेंशियल पीरियड है। ये मानना पड़ेगा। कितना वक्त हुआ? 8 मंथ्स। हो सकता है ये अगले अकाउंटिंग पीरियड में कंटिन्यू करे, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं दी गई। तो मुझे तो खाली 31 दिसंबर ईयर एंड तक की करनी है, अकाउंटिंग करनी। जवाब दें। मुझे तो 31 दिसंबर ईयर एंड तक की अकाउंटिंग करनी है, ऐसे ही है ना? चले, अब इसका मतलब क्या, इस क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इस क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है, इस क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है कैपिटलाइजेशन रेट निकालिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट फॉलो करते हैं और वर्कआउट करते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है। क्वेश्चन 2 कर रहे हैं बेटा, 2। 3 कहां से आ गया? क्वेश्चन 2 कर रहे हैं बेटा। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज लोन्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। डिस्क्रिप्शन, इसकी वजह मैं कोई और टर्म इस्तेमाल कर लेता हूँ। लोन आउटस्टैंडिंग, वो लोन जो आउटस्टैंडिंग है। पीरियड
वेटेड एवरेज लोन रेट वेटेड एवरेज इंटरेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब बारी बारी लोन आउटस्टैंडिंग। लोन वन कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग? 2 मिलियन। लोन टू कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? कितना आउटस्टैंडिंग है? 2,500,000। जवाब दें। लोन थ्री कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,500,000। ठीक है जी। तो लोन वन और थ्री तो कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा पिछले अकाउंटिंग पीरियड से, यस और नो? जवाब दें। भाई सबसे पूछ रहा हूं, मुझे ये की पॉइंट समझाना है आपको बेटा आज का। लोन वन और थ्री तो कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले अकाउंटिंग पीरियड से, यस और नो? अब आपसे सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा सब लोग बेटा, सबका रिस्पॉन्स चाहिए। What is the actual outstanding period of loan 1 and 3? लोन 1 एंड 3 ने इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना वक्त गुजारा, कितना अमाउंट, कितना अरसा गुजारा? व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लोन 1 एंड 3? इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना अरसा ड्यू रहे? 12 मंथ्स। तो एक्चुअल इंटरेस्ट तो इन पे निकलेगा कितने मंथ्स का बेटा? 12 मंथ्स का। सही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताइए लोन 1 एंड 3 सब्सटेंशियल पीरियड में कितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहे? नॉट टोटल अकाउंटिंग पीरियड, सब्सटेंशियल पीरियड। लोन 1 एंड 3 को कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला? इसका मतलब लोन 1 एंड 3 का एक्चुअल आउटस्टैंडिंग पीरियड अलग है और सब्सटेंशियल पीरियड अलग है, यस और नो? तो मुझे यहां पर क्या करना है? मुझे यहां लेना है सब्सटेंशियल पीरियड। 8 डिवाइड बाय 12, 8 डिवाइड बाय 12। अच्छा, लोन टू मैंने कब एक्वायर किया? लोन टू कब एक्वायर किया? लोन टू कब एक्वायर किया? 30 अप्रैल यानी फर्स्ट मई को, ठीक है जी। मान ले 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, अप्रैल खत्म करें, मई बोल दे, सही है। तो व्हाट इज द एक्चुअल आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लोन टू? लोन टू को इस 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में कितना अरसा ड्यू, मतलब कितना अरसा ड्यू रहा लोन टू आपका? 8 मंथ्स। और लोन टू को सब्सटेंशियल पीरियड भी कितना मिला? 8 मंथ्स। इसका मतलब लोन टू का एक्चुअल आउटस्टैंडिंग पीरियड और सब्सटेंशियल पीरियड क्या है? सेम है। लोन टू का एक्चुअल आउटस्टैंडिंग पीरियड और सब्सटेंशियल पीरियड क्या है? सेम है। यहां पीरियड में क्या रखूंगा मैं? अब यहां क्या रखूं मैं? सब्सटेंशियल पीरियड रखूंगा, सही बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगा, समझिएगा।
फर्ज करो लोन 2 मैंने मई में नहीं लिया होता, मैंने जुलाई में लिया होता और कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी होती मेरी मई के मंथ में, तो फिर बताओ लोन 2 को कितना आउटस्टैंडिंग पीरियड मिलता? 6 महीने। और उसको सब्सटेंशियल पीरियड भी कितना मिलता? 6 महीने। तो उस केस में मैं कितना रखता है यहाँ पर? 6 रखता ना बेटा। तो बस ये देखना है मुझे। तो अभी मैं कितना रखूं यहाँ पर? 8 महीने। तो अब एक काम करें, आप 2 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 करें। 2 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 करें, कोई जल्दी से। टू मिलियन को बेटा मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड, हाँ क्या आंसर आया? 1,333,333.33 छोड़ दे। 2.5 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 करें। 2.5 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 करें। 67 नहीं तला, 67 नहीं, लास्ट में 1,666,667। ठीक है जी। अच्छा, लोन थ्री को जो कि 1.5 मिलियन है उसको मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 करें। 1 मिलियन। ठीक है जी। कितना सम कितना हुआ इसका? सम कर दें, वेटेड एवरेज लोन का सम कितना हो रहा है? 4 मिलियन। तो 4 मिलियन को मैं क्या बोल रहा हूं? वेटेड एवरेज बोरोइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। 4 मिलियन को बोल रहा हूं मैं वेटेड एवरेज बोरोइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। क्या बोल रहा हूं? 4 मिलियन को बोल रहा हूं वेटेड एवरेज बोरोइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। द पीरियड मींस व्हाट? सब्सटेंशियल पीरियड। यस और नो? यस। ओके। अब 2 मिलियन के लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है? 2 मिलियन वाले लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा? सब भूल गए बेटा, क्वेश्चन पढ़ते नहीं। 2 मिलियन वाले का 18% है, फिर 2.5 वाले का 20% है और 1.5 का 22%। ठीक है जी। यहां लिखा 18%, यहां लिखा 20%। चले बेटा, 1,333,333 का क्या निकालना है? 18% निकाल। जल्दी करें बेटा, टाइम कम है ना। 1,333,330 का निकालना है 18%। कितना बना? 240,000। अच्छा, 1,666,667 का निकालने 20%। कितना बना? जल्दी करें ना बेटा, जल्दी करें। 3,33,333। ठीक है जी। उसके बाद 1 मिलियन का निकाले 22%।
2,20,000। इन सब का सम कर दें। 593,000, सॉरी 793,000 333। ठीक है जी, 793,333 ये आ गया। ये जो 793,333 आया है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? वेटेड एवरेज इंटरेस्ट। अब करना क्या है, ऊपर आ जाइए दोबारा फॉर्मूले की तरफ। कितना है वेटेड एवरेज इंटरेस्ट बेटा? 7 93,333 divided by what? 4 million multiply by what? 100। क्या आंसर आता है बेटा? 19.83%। यस, ये आंसर आया। अब एक दफा खुद दोबारा इसको रीड कर लीजिए, स्टैंडर्ड को सब दोबारा से इसको पढ़ के देखिए, अब आपको बात समझ में आएगी। देखिए सब लोग क्या लिखा हुआ है। To the extent that an entity borrows funds generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalization by applying capitalization rate to the expenditure on the asset। अभी हमने कैपिटल रेट निकाल दिया है, जिसको हम एक्सपेंडिचर पे अप्लाई करेंगे, वो तो हम करते हैं। लेकिन ये कैपिटलाइजेशन रेट किस तरह निकलेगा? द कैपिटलाइजेशन रेट shall be what? Weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowings of the entity that are outstanding during the period। ये जो कैपिटलाइजेशन रेट निकाला जाएगा, ये उन बोरिंग्स पे निकाला जाएगा, उन बोरिंग्स को वेटेड एवरेज करके निकाला जाएगा जो आउटस्टैंडिंग होंगी ड्यूरिंग द पीरियड। द पीरियड मींस ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड, अदर देन बोरिंग्स मेड स्पेसिफिकली for the purpose of for the purpose of obtaining a qualifying asset। ठीक है जी। लेकिन इसकी कैलकुलेशन में वो बोरिंग शामिल नहीं होगी जो स्पेसिफिक बोरिंग होगी। इसकी कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ जनरल बोरिंग शामिल होंगी। तो ये पैराग्राफ हमने रीड किया, उसको अप्लाई किया। जवाब दे सब लोग बेटा। ये बेटा बात समझ में आती है सब लोगों को यहां तक? अच्छा, अब कैप, ये तो एक लॉन्ग वे हो गया और बहुत डिटेल वे हो गया। कैपिटलाइजेशन रेट वर्कआउट करने का अप्रोक्सीमेट या शॉर्ट वे भी है। बाज़ दफा उसका आंसर एग्जैक्ट ऐसा ही आ जाएगा, बाज़ दफा इससे आंसर थोड़ा मुख्तलिफ आएगा, लेकिन वो आंसर अप्रोक्सीमेट होगा। वो तरीकाकार क्या है? वो तरीकाकार क्या है? वो तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, जितनी भी बोरोइंग्स हैं, जैसे पहली बोरोइंग कितनी थी आपके पास, एक्चुअल बोरोइंग उठा लें उसके अंदर। उस इस तरीके से हम ये भी एक तरीका वर्कआउट, इसमें हम एक्चुअल बोरोइंग उठाते हैं। एक्चुअल बोरोइंग, एक्चुअल लोन 2 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई किया इसके इंटरेस्ट रेट से 0.18 प्लस नेक्स्ट बोरोइंग 2.5 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई किया इसके इंटरेस्ट रेट से 20% प्लस नेक्स्ट बोरोइंग 1,500,000
और इसको मल्टीप्लाई किया इसके इंटरेस्ट। तो इस तरह क्या हुआ, जब प्रिंसिपल सब प्रिंसिपल अपने अपने रेट से मल्टीप्लाई हुए तो सबका इंटरेस्ट आ गया न्यूमरेटर में, और डिवाइड कर दे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, सारे प्रिंसिपल रख दें। 2 मिलियन प्लस 2,500,000 प्लस 1,500,000 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें। चेक करें क्या आंसर आता है, चेक करें सब लोग क्या आंसर आता है। भाई सब लोग करें चेक, जबरदस्त चला बेटा। चेक कर लिया आपने? हाँ भाई बाकी लोग भी चेक करें, कैलकुलेटर यूज करें यार, क्या कर रहे हो। ठीक है जी, आंसर क्या आ गया, 19.83%। सेम है, लेकिन हर बार सेम आना पॉसिबल नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, सेम नहीं आएगा इससे। अभी सेम आ गया, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाला मेथड जो है वो एक डिटेल मेथड है और एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, नीचे वाला मेथड एक शॉर्टकट मेथड है। लेकिन नीचे वाला मेथड से आंसर आपको अप्रोक्सीमेट मिल जाए, अभी तो सेम है, लेकिन वैसे दीगर केसेस में आपको आंसर अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको आंसर एक्चुअल मिले। ठीक है जी, जवाब दें सब लोग। तो आपको कैलकुलेशन रेट निकालना आया बेटा? आप सबको कैलकुलेशन रेट वर्कआउट करना आ गया? गुड। अब क्या करते हैं, बोरिंग कॉस्ट वर्कआउट करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2, बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट उसके लिए आप एक शेड्यूल बना लीजिए। डेट, एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइजेशन रेट, पीरियड, बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, सही है बेटा। अच्छा जी, अब बताइए पहला एक्सपेंडिचर कब हुआ? जनरल बोरिंग कॉस्ट में जब हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकालते हैं उसमें रेट हम लायबिलिटी पे अप्लाई नहीं करेंगे। एक्चुअल इंटरेस्ट तो हम जो पे करेंगे वो लायबिलिटी पे करेंगे, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम रेट लायबिलिटी पे अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि रेट अप्लाई करेंगे एक्सपेंडिचर पर। जितना पोर्शन हमने इस्तेमाल किया है उस लोन का क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन में, सिर्फ होता है ना, इससे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी। समझ रहे हैं बात को? तो जरा बताइए 1 मई को कितना एक्सपेंडिचर हुआ? 1 मिलियन। रिस्पॉन्स करें बेटा।
फर्स्ट में को आपने लिखा एक्सपेंडिचर कितना 1 मिलियन, ठीक है। फर्स्ट में को एक्सपेंडिचर को 1 मिलियन, इस पर लगाना है कैप्रेशन रेट, कितना था कैप्रेशन रेट बता, जवाब दीजिए सब लोग। 19.83, तो यहां लिख दें आप 19.83%, ठीक है जी। ये एक्सपेंडिचर कब इनकर हुआ, फर्स्ट में को, फर्स्ट में से लेकर 31 दिसंबर कितना वक्त बनेगा, इस एक्सपेंडिचर को कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला, 8 मंथ्स, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, तो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 19.83% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, क्विक जल्दी आंसर बताइए। सब लोग बताइए बेटा आंसर कितना, एक लाख 32,200, ओके जी गुड। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर का क्या है, कितना है, फर्स्ट जुलाई को है, कितना है फर्स्ट जुलाई को एक्सपेंडिचर, 7 लाख रुपए, नाइनटीन पॉइंट 83% निकालिए। जुलाई से दिसंबर कितना वक्त बनता है, यानी इस एक्सपेंडिचर को जुलाई से दिसंबर 5 महीने कैसे बेटा, जुलाई से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जुलाई से दिसंबर कितना वक्त बनेगा, 6 महीने, 92,450, ठीक है जी। 69,000 या 92,000 बेटा, क्या आंसर आया बेटा, कंफर्म करें क्या कर रहे हैं आप लोग, 7 लाख का निकाले 19.83% और फिर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय कितना, ये 69,000 बन रहा है, मिटाऊं इसको फिर मैं, $69,405, ऐसा ही है। भाई जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें सब लोग। अच्छा जी, अगला एक्सपेंडिचर कब पे कर रहे हैं आप, नवंबर 30 को, ये नवंबर 1 को, नवंबर 1 को, $7 लाख तो प्रिंसिपल बन रहा है, उस एक्सपेंडिचर बन रहा है, उस पर 6,94,050 का इंटरेस्ट कैसे बन सकता है, 50 नहीं आएगा, 5 आएगा आखिर। फर्स्ट नवंबर को कितनी पेमेंट हो रही है बेटा, 3 लाख की, $3 लाख का 19.83%, कितना वक्त मिला इसको, नवंबर और दिसंबर, क्या आंसर आया, 9,915, टोटल कर दीजिएगा बेटा। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग, जल्दी करें बेटा प्लीज। $2,11,520, क्या ये बेटा,
जनरल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। ठीक है जी, इसको वर्कआउट करने का एक मेथड 2 भी है। और मेथड 2 क्या है? वो है एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड। उसके लिए लिखे आप एक्सपेंडिचर उसको मल्टीप्लाई करें किससे? पीरियड से, और निकालने आप एवरेज एक्सपेंडिचर। सब लोग तवज्जो से बेटा, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना? 1 मिलियन। दूसरा एक्सपेंडिचर कितना? 7 लाख। तीसरा एक्सपेंडिचर कितना? 3 लाख। पहले एक्सपेंडिचर को कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला? 8 डिवाइड बाय 12। दूसरे को कितना मिला? 6 डिवाइड बाय 12। तीसरे को कितना मिला? 2 डिवाइड बाय 12। तो जल्दी से सर क्या करें? 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 12। जल्दी करें बेटा। 666,667। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 350,000। और 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, 50,000। इन एक्सपेंडिचर का सम कर दें, कितना होगा सम? सम कितना होगा? 1,66,667। ठीक है। अब एक तरीका ये है कि आप निकालें जनरल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ठीक है जी। कैसे निकालें? आप निकालें एवरेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम जनरल फंड्स multiplied by what? Capitalization रेट। जरा बताइए एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हुआ जनरल फंड से? 1,66,667। और मल्टीप्लाई किससे किया आपने? कैप्शन रेट कितना? 19.83%। चेक कीजिए आंसर क्या आता है। तो पहले एवरेज एक्सपेंडिचर निकालें, फिर वन टाइम रेट अप्लाई करें, चेक करें आंसर क्या आता है। वही आंसर आएगा 2,11,000। $2,11,520, यही आंसर आया। तो ये एक और वे है। लेकिन जहां पर स्पेसिफिक फंड्स और जनरल फंड साथ आ जाएंगे ना बेटा, तो ऊपर वाला मेथड ही काम आएगा, हमें वही हमें फॉलो करना होगा। जहां पर सिर्फ क्वेश्चन में जनरल फंड्स हो, स्पेसिफिक फंड ना हो, तो फिर आप नीचे वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या रह गई बेटा इसके अंदर, वो समझने वाली है, वो समझ लें। इस पेज को देखने जल्दी, लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है जी, अगले पेज पे जा रहा हूं। अब एक इजाफी बात कर रहा हूं, सीखने वाली काम की बात, बहुत काम की बात और टेक्निकल बात है। अब निकाल रहा हूं एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट जो इन लोन्स पे मुझे एक्चुअल पे करनी है। कैपिटलाइज तो मैंने अलग कर ली, तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट तो हमेशा किस पे निकलती है बेटा? एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट तो हमेशा किस पे निकलती है? लोन्स पे निकलती है ना बेटा। बताइए, लोन वन कितना था? 2 मिलियन। लोन वन का रेट कितना था? 18%। लोन वन एक्चुअली कितना अर्सा आउटस्टैंडिंग रहा? पूरे 12 महीने। 12 डिवाइड बाय 12 किसके बराबर है? 1 के। तो ये लोन वन का एक्चुअल इंटरेस्ट निकालें, कितना बनेगा? जल्दी से लोन वन का एक्चुअल इंटरेस्ट निकालें, कितना बनेगा? 360,000। कंफर्म? ठीक है। अच्छा जी, लोन टू लिया आपने 2.5 मिलियन का, उसका रेट कितना था? 20%। वो कितना अर्सा एक्चुअल आउटस्टैंडिंग रहा? 8 महीने इस अकाउंटिंग पीरियड में। जरा बताइए लोन टू का एक्चुअल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? कोई जल्दी जल्दी, लोन टू का एक्चुअल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 3,33,333। अच्छा जी, लोन थ्री, जवाब दें। लोन थ्री कितना था? 1,500,000। उस पे इंटरेस्ट कितना है? 22%। वो कितना अर्सा आउटस्टैंडिंग रहा? एक्चुअल आउटस्टैंडिंग पीरियड पूरे 12 महीने। 12 डिवाइड बाय 12 आंसर 1 हो गया। एक्चुअल इंटरेस्ट चाहिए 22%। 1.5 मिलियन का 22% कितना बना बेटा? 3,30,000। टोटल 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 1,23,333। ये क्या है? ये एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है। यानी मुझे इस अकाउंटिंग पीरियड में इतना इंटरेस्ट पे करना है, इतना इंटरेस्ट मुझ पे ड्यू हुआ है। इतना तो एक्चुअली मुझे उन लोगों को पे करना है जिनसे मैंने लोन लिया है, लेकिन इसमें से मैंने कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी? 2 लाख। जल्दी बोलो बेटा, कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी? 2,11,520। ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी। तो 10,23,333 में से अगर 2,11,520 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी, तो बाकी बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? वो एक्सपेंस हो जाएगी, वो चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसको क्या बोलूंगा? बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस। कितने से? 8,11,818 से। इस हिसाब से सोचे तरह एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी कि इंटरेस्ट पेएबल, एक्चुअली तो मुझे इन तीनों लोन्स पे जो इंटरेस्ट देना है
वो देना है 1,23,000। अगर मैं दे चुका हूं तो कैश या बैंक क्रेडिट हो चुका होगा, और अगर नहीं दिया तो ड्यू हुआ है। इन तीनों लोन्स पर जो मिलाकर मुझे इंटरेस्ट देना है वो देना है 1,23,333। ये साल भर का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ। अगर पे हो चुका तो इसके बदले बैंक क्रेडिट कर दें, और अगर पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी क्रेडिट कर दें। जवाब दें बेटा कोई। इतने से इंटरेस्ट मुझ पर ड्यू हुआ, इसमें से मैंने कितना कैपिटलाइज किया? इसमें से मैंने 2,11,520 कहां ऐड कर दिया? CWIP में। बाकी मैंने चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 8,11,813। उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जर्नल बोरिंग कॉस्ट पर एक्चुअल इंटरेस्ट तो पूरा अलग बन रहा है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा कैपिटलाइज हो रहा है, बाकी अमाउंट चार्ज हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा बेटा। ये मैंने डिस्कस किया आपसे जनरल बोरिंग कॉस्ट। अब प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ टेक्निकल सिनेरियो सॉल्व करने। अब उसमें मिक्स सिनेरियो होंगे, उसमें जनरल बोरिंग कॉस्ट भी होगी, उसमें स्पेसिफिक भी साथ होगी, मिक्स सिनेरियो सॉल्व करने। यहां तक कोई मसला तो बताइए बेटा प्लीज। कोई जल्दी बोलिए, टाइम शॉर्ट है यार, कुछ काम आ गए हैं पेंडिंग। जल्दी बोलिए। ओके ठीक है बेटा, तो इसको यहां तक स्टॉप करेंगे, बाकी डिसीजन इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। यहां तक स्टॉप करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।